बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज ईरान के ऊपर जब सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था तो किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ के आ रहे होंगे या घरों के अंदर तैयारी कर रहे होंगे, कुछ नाश्ता लोग बना रहे होंगे कि उनके ऊपर क्या क़यामत ढाई जाएगी। 200 के करीब जो इसराइल की तरफ से भेजे गए जहाज़ थे वो ईरान की फ़ज़ा में मंडला रहे थे। लोग जो हैं घरों में से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है कि यकायक इन जहाज़ों से मिसाइल बरसाए गए और कत्लो गारतगरी की गई इसराइल की तरफ से। और आप देखें कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इसके अंदर निशाना बनाया गया, जिसके अंदर साला साल ईरान ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और उसके सिक्योरिटी का निज़ाम भी बनाया होगा, जो यकसर हमें तलपट नज़र आया। किसी किस्म का हमें ये मुज़ाहमत उस हवाले से नज़र नहीं आई। तो जो हमला किया गया उसके 3 मुख्तलिफ पहलू मौजूद हैं। मैं बारी बारी उन तीनों के हवाले से आपको कुछ गोश गुजार करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये कि जो इंटेलिजेंस के हवाले से मामलात हैं, जिस तरह ईरान के टॉप आर्मी की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, उनके डेप्यूटी कमांडर जो थे आर्मी चीफ के, उनको निशाना बनाया गया। अब आप ज़रा सोचिए कि इसराइल के पास किस किस्म की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ये तमाम लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद थे। कोई घर में मौजूद था, कोई किसी फैसिलिटी के अंदर मौजूद था, और एक सूरत के अंदर तो एक गाड़ी के अंदर हाई वैल्यू टारगेट जो इसराइल की तरफ से टारगेट किया है वो गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। तो उनको मिसाइल से निशाना बनाना या उनको किसी ज़मीनी तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो है हमला करना, ये कोई आम बात नहीं है कि आप किसी सैकड़ों मील दूर से एक शहर के अंदर एक गाड़ी के अंदर एक हाई वैल्यू टारगेट को आप टारगेट करें। उसके लिए आपको प्रिसाइज लोकेशन, प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन, प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं जिनसे आप उसको टारगेट कर सके। तो इसी तरह घरों के अंदर जो निशाने बनाए गए हैं, देखिए कोई तीसरे फ्लोर के ऊपर रह रहा है 7 मंजिला बिल्डिंग के अंदर, कोई चौथे फ्लोर के ऊपर रह रहा है, तो उनको उसी बिल्डिंग की मंजिल के ऊपर निशाना बनाया गया है इसराइल की तरफ से। तो हमें मालूम है कि ईरान के अंदर पहले इस्माइल हनिया जो कि हमास के सरबराह थे और ईरान के अंदर मौजूद थे, इसराइल ने निशाना बनाया था और होटल के अंदर निशाना बनाया था। उसके लिए क्या क्या प्लानिंग की गई, किस तरह उन्हें पता था कि हमास के जो सरबराह हैं वो होटल के इस कमरे में होंगे, वहाँ पे बम लगाया गया, वहाँ पे हमला किया गया। तो ईरान को अपने नाक तले उन गद्दारों को सबसे पहले मेरा ख्याल है तलाश करने की, उसी के बाद फौरी तौर पर उनको ख़बरदार कर देना चाहिए था, इस चीज़ को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि हमारे अंदर जो लोग हमारी ही जड़ें काट रहे हैं और इसराइल को इस किस्म की इंटेलिजेंस पहुंचा रहे हैं, ये कौन लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर इतना काम हुआ, क्योंकि अभी तक जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है इस इंटेलिजेंस का वो हमें ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर नज़र आता है, कोई एक शहर नहीं है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमले हुए हैं। तो इसका मतलब है इन तमाम शहरों के अंदर जो नेटवर्क है वो बहुत वसी है और उसको तोड़ने की सख्त ज़रूरत है। अब ज़रा ये आइए कि प्लानिंग की तरफ ज़रा देखिए कि अगर ईरान की टॉप लीडरशिप जो है, जिसके अंदर मिलिट्री लीडरशिप है, उसकी पहले बात कर लें, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, तो इसके अंदर किस किस्म की प्लानिंग थी, इसके अंदर किस किस्म की इंफॉर्मेशन थी और ईरान की अब रिटेलिएशन की कितनी सलाहियत मौजूद है इस लीडरशिप को ख़त्म कर देने के बाद, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन अब लीड करेगा उस तरह जिस तरह आर्मी चीफ उनकी आर्मी को लीड कर रहे थे। एक आर्मी चीफ जब बनता है तो वो आर्मी चीफ ऐसे तो नहीं होता कि आपने पकड़ के उठा के तो किसी को लगा दिया। सालों साल की मेहनत होती है, उसका तजर्बा होता है, उनको पिक किया जाता है आर्मी के फिर टॉप मामलात के ऊपर उनको ब्रीफ किया जाता है और फिर वो वहाँ पे आके जो है अपने मामलात उस तरीके से निभाते हैं जिस तरीके से निभाया जाता है। अब आप डेप्यूटी कमांडर जो हैं, जो कि आर्मी चीफ के बाद सेकंड सतह की लीडरशिप की, उनको भी एलिमिनेट कर दिया और जो उनके टॉप
मिलिट्री कमांड में से जो हुसैन सलामी साहब हैं, जो कि पासदारान इनकलाब से जिनका ताल्लुक था, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो जब आप टॉप लीडरशिप को हटा देते हैं तो आप सलाहियत को भी कदरे मुतासिर करते हैं कि ईरान अब जो स्ट्रेटजी ले डाउन करेगा, मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाएगा हमले की, वो शख्स या वो लोग नहीं बना रहे होंगे जिनको इस हमले के अंदर ख़त्म कर दिया गया। अब जो ईरान के मैंने आपको कल अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि ईरान के अंदर से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं न्यूक्लियर डील के हवाले से, जिसमें सदर ट्रंप साहब जो हैं बार बार उनको अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि आप डील ले लें, नहीं तो आपके ऊपर हमला हो सकता है, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो ईरान में से कहा जा रहा था कि जनाब आली, आप कौन होते हैं हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बाहर से बातें करने वाले? हाँ, साथ ये तो कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद हमला हो गया और इस हमले के अंदर जो बेसिस हिट की गई हैं ईरान की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो मिज़ाइलों जहाँ से दागे जाते हैं उन फैसिलिटीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। और ईरान के हवाले से हमें पता है, ख़बरें मौजूद हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मिज़ाइल मौजूद हैं जो कि लंबे डिस्टेंसेस के ऊपर मार कर सकते हैं और उन्हीं फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की सैटेलाइट से या दूसरे ज़राए से ईरान के मुख्तलिफ हथियारों की फैसिलिटीज़ के ऊपर या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर इसराइल का फोकस होगा या है, किस किस्म की पिन पॉइंट लोकेशंस उन्होंने आइडेंटिफाई करके हमले कर रहे हैं और अभी मज़ीद हमले जो हैं होना बाकी हैं। तीसरा जो मामला है वो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर हमले का मामला है और उसके अंदर ये मेक श्योर किया गया है कि पहले उन फैसिलिटीज़ को, क्योंकि ये एक चेन बनी होती है, कहीं ऊपर जो है वो आपने जो यूरेनियम है उसको एनरिच करना है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं पे कुछ कंपोनेंट बन रहे हैं। तो उस चेन में से वो ख़ास टारगेट्स जो हैं पहले इजराइल ने एलिमिनेट कर दिए हैं, जो सबसे ज़्यादा कारामद होते हैं और उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेक श्योर किया गया है कि ईरान किसी तरह भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ अब साला साल जो है ना जा सके। और इसके अलावा 6 साइंटिस्ट उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया गया, वो शहीद हुए हैं इसके अंदर। तो ये जो ईरान की तरफ से प्लान आया, ये एक दिन का प्लान नहीं था, ये एक महीने का प्लान नहीं था, ये तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कुछ साल से ज़्यादा अरसे से ये फोकस है इसके ऊपर कि हमने ईरान को टारगेट करना ही करना है। और जिस तरह एक के बाद दूसरे इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला हो रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर होगा को इंडिया ने जो किया, मुझे तो लगता है कि ये उसी साजिश की लड़ी है, ये जिसमें इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और जिसमें आपको पता है हमारे वज़ीर आज़म साहब ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि यहाँ पे जो इसराइली हैं कोई 150 के करीब यूनिफॉर्म्ड उनके अफसर इंडिया के अंदर आके बैठे हुए थे। तो मोदी साहब का आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी बड़ी साजिश के अंदर एक क़यादा जो है बन के उन्होंने शमूलियत की है। और ये क़यादा जो है ये चौधरी बनना चाहता था साउथ एशिया का, वो तो पाकिस्तान ने जिस किस्म का इनको जवाब दिया उसके बाद इनके घुटने टिक गए, भागे ये ट्रंप साहब के पास और उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब देखिए ना, ये हमारे तो बड़ा मसले हो जाएंगे, तो आप इनको रोकिए। तो उसके बाद ये मामला जो है सीज़ फायर की तरफ गया। तो और अगर आप ये बड़ी कंस्पिरेसी को देख रहे हो दुनिया के अंदर कि जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है और वो पाकिस्तान को जो है वो घुटने टिकवाना चाहता है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है उसके ऊपर फिर पूरी दुनिया के अंदर शोर मचवाना चाहता है कि इनसे न्यूक्लियर हथियार ले लें, तो ये अगर आप इनकी चेन ऑफ इवेंट्स को देखें और हमलों का जो सीक्वेंस आप देखें तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान भी उसी साजिश का शिकार था जिस साजिश का शिकार जो है मुस्लिम ममालिक हमें उमूमी तौर पर अब नज़र आ रहे हैं। अब ईरान के पास 2 ऑप्शंस बची हैं और उन दो ऑप्शन से जिक्र करने पहले पाकिस्तान का रिएक्शन मैं आपको बता दूं। बड़ी हिम्मत से पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है,
खुला के पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है, कंडमनेशन की है और आलमी बरादरी से कहा है कि इसराइल को रोकें और इनको रोकना चाहिए। मजम्मत बहुत भारी आई है पाकिस्तान की तरफ से और लगे लिपटे लफ्ज़ों के अंदर नहीं आई है। अब ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं वो तो उन्होंने सुर्ख परचम तो लहरा दिया अपनी मस्जिद के ऊपर, लेकिन घर के भेती लंका ढाए वो वाले मामलात मैंने आपको तफसील से बताए कि ईरान ने, मेरा नहीं ख्याल, उतनी तैयारी कर रखी हुई थी जितनी उनको तैयारी की ज़रूरत थी। और अब उनकी सलाहियत कम हो जाने के बाद कहाँ से लॉन्च होंगे ये मिज़ाइल, मैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर होते हैं, लेकिन अगर आप हमलों की तफसील देखें तो इसराइल से ये कहा जा रहा है कि 100 टारगेट्स हिट किए गए हैं ईरान की तरफ से। ईरान ने जो पहला हमला किया है ड्रोन्स के साथ वो इतना मुअस्सर नहीं है। वो ड्रोन्स को रास्ते के अंदर ही, जॉर्डन के अंदर ही कहा जा रहा है कि जी उनको शूट डाउन करके गिरा दिया गया है, जो खबरें हमारे तक अभी तक पहुंची हैं। तो दूसरा हमला ईरान का किस तरह का होगा, कितनी सकत बाकी बची है, कितनी दूर तक टारगेट्स हिट कर सकते हैं, कौन कौन से टारगेट हिट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ख़तरा इसके अंदर जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर अमरीकी मुफादात या अमरीकी टारगेट्स को हिट किया गया तो फिर अमेरिका की तरफ से भी या तो इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। अभी तो वो कह रहे हैं कि हमने इसके अंदर से अपने आप को अलहदा उन्होंने कर लिया। मार्को रूबियो साहब कह रहे हमारा हाथ नहीं है इसके अंदर, हम तो कह रहे थे इजराइल को कि मत करो। तो अगर ये हुआ तो फिर दोहरी तेहरी मुसीबत है ईरान के लिए, और दोहरी तेरी मुसीबत इस खित्ते के लिए भी है जिसके आवाम जो हैं, जिनकी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, पेट्रोल की प्राइसेस ऑलरेडी मार्केट के अंदर ऊपर चली गई हैं, नीचे जो है वो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो गिर गई है। तो ये तमाम मामलात जो हैं बहुत गंभीर हैं। तो ईरान के पास मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े हमले की सलाहियत मौजूद है, और अगर आप वो करेंगे भी तो उससे मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे। और दूसरी ऑप्शन का मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये है, वो सिफारती सतह के ऊपर है, क्योंकि इसराइल को इस मामले के ऊपर पूरी दुनिया से कंडेम किया गया। अगर आप ममालिक का, दीगर ममालिक का रिएक्शन देखें तो वो गज़ा के बाद जो है तो पहले ही ऑलरेडी यूरोप के अंदर एक शिफ्ट आ रही थी जिसके अंदर यूरोप के ममालिक जो हैं वो कह रहे थे कि आप गलत करें, अपने तिफारती ताल्लुकात वो तोड़ रहे थे, उसके अंदर शिद्दत आ गई। तो दूसरी ऑप्शन ईरान के बाद ये है कि जिस किस्म का हमला हो वो महदूद हो इजरायली टारगेट्स के ख़िलाफ़, और उसके बाद एक बड़ा डिप्लोमेटिक पुश हो जिसमें पाकिस्तान बहुत मदद कर सकता है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया जो है, आज अभी मैं सुन रहा था कि सऊदी अरेबिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने फौरी बातचीत की है ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर से, और उससे पहले भी सऊदी जो है वो पैगाम ईरान को गया था कि आप अपने न्यूक्लियर मामलात के ऊपर ट्रंप साहब की डील ले लें, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अभी भी ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक पुश जो है वो करे और दीगर ममालिक को साथ में ला के करे और ट्रंप साहब की डील के हवाले से मुस्बत पैगाम पहुँचाए। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।